हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुले आरएस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विविध अधिगमकर्ताओं की समझ के विषय में। दोस्तों ये जो टॉपिक है वो आपकी रीट एसएसटी यूनिट नंबर 4 का टॉपिक है और आप देख रहे हैं रीट साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज जो अपने डेली इस समय देखते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखें आज का हमारा पहला प्रश्न। तो वो है दोस्तों, अधिगम बाधित असमर्थ बच्चे अधिकतर होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? आक्रामक होते हैं, संगठित होते हैं, संगत होते हैं या फिर निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। आपको बताना है दोस्तों, अधिगम बाधित या अधिगम असमर्थ जो बच्चे होते हैं, सीखने में असमर्थ होते हैं, वो बच्चे अधिकतर कैसे होते हैं? क्या वो आक्रामक होते हैं, संगठित होते हैं, संगत होते हैं या निम्न उपलब्धि वाले होते हैं? क्या है दोस्तों सही आंसर? तो चेक करिएगा, वो है हमारा नंबर 4, वो निम्न उपलब्धि वाले बालक होते हैं। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्न में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? अगर कोई बालक जो है, देखिएगा वो कौन सा है, धीमी गति से सीखने वाला है, तो कौन सा प्रावधान उसके लिए सबसे अच्छा रहेगा? संवर्धन, त्वरण प्रतियोगिताएं या फिर उपचारात्मक शिक्षण? कौन सा सही रहेगा दोस्तों? सबसे उपयुक्त प्रावधान कौन सा है? इन चारों में से आपको बताना है दोस्तों। तो चेक करिएगा, सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, वो है उपचारात्मक शिक्षण। पहले हम करेंगे निदानात्मक परीक्षण और उसके पश्चात हम करते हैं उपचारात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास, इसको पुनर्वास कर लीजिएगा, के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? इन चारों में से कौन सी संस्था है दोस्तों जो कि विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वित है? संस्था प्रशिक्षण नियमावली और कार्यक्रमों के अधीन है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद है या फिर भारत पुनर्वास परिषद है? क्या है दोस्तों सही आंसर? तो चेक करिएगा, वो है हमारा नंबर 4। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है रीट में आपसे पूछा भी जा चुका है। जब बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज्यादा बल देने लगता है, ऊपर लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है? ये जो कथन है, यानी जब बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में कोई असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल कर लेता है या अधीनता या अपकर्ष को ज्यादा बल देने लगता है, तो इसको हीन भावना कहा जाता है। कहने वाले हैं युंग, फ्रॉयड, हॉर्नी या फिर एडलर? क्या है दोस्तों सही आंसर? तो चेक करिएगा, वो है हमारा नंबर 4, एल्फ्रेड एडलर के द्वारा ये कथन कहा गया है। अगले प्रश्न को देखिएगा, निम्न में से स्वलीनता के लक्षण है। स्वलीनता के लक्षण कौन से हैं? कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण या फिर ऊपर लिखित सभी? स्वलीनता के लक्षण कौन से हैं इनमें से? दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपसे रीट में पूछा गया है, यहाँ दोबारा इसीलिए दे रहा हूं ताकि आप समझ पाएं किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण या ऊपर लिखित सभी? क्या है दोस्तों सही आंसर? तो चेक करिएगा, वो है हमारा नंबर 4। और दोस्तों परीक्षा में आए तो रीट में खाली नहीं छोड़ना है किसी भी प्रश्न को। जैसा आपको तुक्का लगाने की इच्छा करे उसको लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। समावेश शब्द का मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित कक्ष में शिक्षित करना। सर्वाधिक समय, पूरा समय, कुछ समय या फिर किसी समय नहीं। देखिए क्या कहा गया, समावेश जो शब्द है उसका मतलब है विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको नियमित कक्ष में शिक्षित करना। कितने समय तक? सर्वाधिक समय तक, पूरे समय तक, कुछ समय तक या किसी समय तक नहीं। क्या है दोस्तों सही आंसर? तो चेक करिएगा, वो है हमारा नंबर 2, यानी पूरे समय तक उसको शिक्षित करना होगा। ये हमारा सही आंसर है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं हम अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे। ये कौन से होते हैं? अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे कौन से होते हैं दोस्तों? जो कुछ भी नहीं सीख सकते, अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। अधिगम निर्योग्य बच्चे जो हैं वो कौन से हुआ करते हैं दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? चेक करना दोस्तों, सही आंसर है हमारा वो है नंबर 2, अधिगम के कुछ पक्षों में ये संघर्ष करते हैं। बाल अपराध का कारण नहीं है, इनमें से बाल अपराध का कौन सा कारण नहीं है दोस्तों? गरीबी, उचित घरेलू वातावरण, शारीरिक दोष या असफलता? क्या है दोस्तों बाल अपराध का कारण? कारण नहीं है, इस शब्द को ध्यान रखिएगा, कौन सा कारण नहीं है?
तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, उचित घरेलू वातावरण है तो फिर उसको कोई समस्या नहीं है ना। देखिए अत्यधिक गरीबी के अंदर बालक है तो भी वो उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, दमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो अपराधी बन सकता है। शारीरिक दोष हो तो भी वो उसको बाहर निकालता है किसी न किसी अपराध के माध्यम से, असफलता बार बार मिलती रहे तो भी वो कहीं ना कहीं अपराध का कारण बनती है। लेकिन हम इसे उचित घरेलू वातावरण को पॉजिटिव रूप में ही लेंगे, नेगेटिव नहीं। निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? इनमें से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं हो सकता? सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन या फिर स्वस्थ वातावरण। कौन सा ऐसा बिंदु है जो पिछड़ेपन का कारण नहीं है? क्या है दोस्तों सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, स्वस्थ वातावरण। निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित बालकों की समस्या नहीं है? देखिए हमने क्या कहा, सामाजिक रूप से वंचित बालक जो हैं अपने उनकी बात कर रहे हैं और आपको बताना है उनकी समस्या कौन सी नहीं है। सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता, इसको सृजनशीलता कर लीजिएगा, सृजनशीलता को पोषित करने का अवसर नहीं मिलना और रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में पक्षपात पूर्ण वातावरण का सामना करना। क्या है दोस्तों सही आंसर? कौन सी समस्या नहीं है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3। वैसे भी आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते तो ये पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहा है, बाकी तो सारे नेगेटिव रूप में ही लेकर के चलते हैं अपने। अगले प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, निम्न में से समस्यात्मक बालक नहीं है। कौन सा इनमें से बालक है जो समस्यात्मक बालक नहीं है? चोरी करने वाला बालक, झूठ बोलने वाला बालक, माता पिता का कहना न मानने वाला बालक या फिर मंद बुद्धि वाला बालक। क्या है दोस्तों सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, मंद बुद्धि वाला समस्यात्मक में नहीं आता दोस्तों। ये समस्यात्मक है, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला, इनका सुधार किया जा सकता है दोस्तों। समस्यात्मक बालक है क्योंकि उसके साथ में कोई समस्या है जिसके कारण वो बाकियों के लिए समस्या है। तो ये आदतें देखो यहाँ पर आप सीधी सी बात माने, क्या ये चीज़ें दूर की जा सकती है? क्या ये चीज़ें दूर की जा सकती हैं? आदतें हैं छोड़ी जा सकती हैं, लेकिन ये आदत नहीं है दोस्तों, ये एक प्रकार का दोष है उसके अंदर जिसको इतने सामान्य तरीके से दूर अपने नहीं कर सकते जैसे समस्यात्मक बालकों की समस्याएं दूर हो सकती हैं। निम्न में से कौन सा बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारण नहीं है? हमने कहा बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारण नहीं है दोस्तों। कौन सा है? मानसिक संघर्ष, प्रबल कामना, राजनीति या फिर मंदबुद्धिता। बाल अपराध का कारण तो है, हम ये नहीं कह रहे कि बाल अपराध का कारण नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक कारकों की श्रेणी में नहीं आएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, राजनीति जो है वो सामाजिक कारण या राजनीतिक कारण में ले सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से मनोवैज्ञानिक कारकों की श्रेणी में नहीं आता। निम्न में से कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं है? आपको बताना है मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य कथन नहीं है। शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, छात्रों को स्व अनुशासन के लिए प्रेरित करना, निर्देशन कार्यक्रम की व्यवस्था करना या फिर अत्यधिक गृह कार्य देना। क्या है दोस्तों सही आंसर? इनमें से चेक करिएगा दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, अत्यधिक गृह कार्य देना। निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? दोस्तों आपको बताना है इनमें से पिछड़ेपन का कारण कौन सा नहीं है। स्वस्थ वातावरण, सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष या फिर विशिष्ट पिछड़ापन। पिछड़ेपन का कारण कौन सा नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, स्वस्थ वातावरण किस प्रकार से हो सकता है दोस्तों? ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। बच्चों को झूठ बोलने की आदत है, उसको सुधार सकते हैं आप कैसे? उन्हें दंड देकर, झूठ के कुप्रभावों पर भाषण देकर, सच बोलने वालों बच्चों के उदाहरण देकर और सच बोलने वाले बच्चों को पारितोषिक देकर। क्या होगा दोस्तों सही आंसर? बच्चों की झूठ बोलने की आदत आपको छुड़वानी है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 4, बच्चों को पारितोषिक देकर। कौन से को? सच बोलने वाले को। यहाँ देखिए उदाहरण से वो सीखे न सीखें, लेकिन मोटिवेशन ये मिलता है कि बच्चा सच बोलता है तो उसको पुरस्कार मिलता है और वो भी पुरस्कार के लालच में कहीं ना कहीं सत्य बोलना शुरू कर देता है। किशोर अपराध के उपचार हेतु कौन सा तरीका सही है? इनमें से कौन सा तरीका सही है किशोर अपराध जो है उसके उपचार के लिए? सुसभ्य संगी साथियों के साथ रखा जाए, व्यावसायिक चिकित्सा दी जाए, बाल कारागार में भेजा जाए। क्या है दोस्तों सही आंसर इनमें से? तो चेक करिएगा दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, उपरोक्त तो सभी ये सारी चीजें हमारी सही हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बुलीमिया है। बुलीमिया क्या है दोस्तों? अवधान विकृति है, भोजन ग्रहण विकृति है, पठन विकृति है या फिर गणन विकृति है।
बुलिमिया कौन सी श्रेणी में आता है? क्या है दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, भोजन ग्रहण विकृति क्या कहलाती है? बुलिमिया। बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण है, इनमें से आपको बताना है बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण कौन सा है? अवरुद्ध इच्छा, युद्ध, गुणसूत्र, यौनांगों का तीव्र विकास। क्या है दोस्तों सही आंसर? तो चेक करिएगा, सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, अवरुद्ध इच्छा होती है वो बाल अपराध का कारण बनती है। युद्ध नहीं हो सकता। गुणसूत्र ये तो देखिएगा आनुवंशिक कारण हो गए, और यौनांगों का तीव्र विकास ये एक शारीरिक कारण हो सकता है, शारीरिक वृद्धि हो सकती है। लेकिन हम मनोवैज्ञानिक कारणों की बात कर रहे हैं, तो अवरुद्ध इच्छा जो दमित इच्छाएं होती हैं पूरी नहीं हो पाती, उनको पूरा करने के लिए वो अपराध करता है। मनस्ताप और मनोविदलता प्रकार हैं, सामाजिक विकार के, मानसिक विकार के, शारीरिक विकार के या फिर भाषाई विकार के। मनस्ताप और मनोविदलता जो है किसके प्रकार हैं? सामाजिक विकार के, मानसिक विकार के, शारीरिक विकार के। क्या होगा दोस्तों सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, मानसिक विकार के। बाल अपराध के लिए जिम्मेदार शैक्षिक कारकों में नहीं आता है। क्या नहीं आता है दोस्तों? शैक्षिक कारकों में बाल अपराध जो हैं उनके लिए शैक्षिक कारक जिम्मेदार होते हैं। कौन सा इनमें से नहीं आता है शैक्षिक कारकों में? अध्यापक द्वारा अनुचित दंड देना, मूल्यांकन में पक्षपात करना, खराब संगत, विद्यालय से भाग जाना। हमने कहा शैक्षिक कारकों में कौन सा नहीं आता है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, खराब संगत। ये उसका शैक्षिक कारण नहीं है, ये एक प्रकार का उसका सामाजिक कारक है, क्योंकि खराब संगत स्कूल के नहीं होती, हो सकता है वो बाहर के नहीं ऐसे बच्चों के साथ में रहता है, पास पड़ोस में से बच्चे हैं जो उसके संगी साथी हैं वो अपराधी हैं दोस्तों। ये सारे शिक्षा से संबंधित हैं। निम्न में से परिवार संबंधी बाल अपराध का कारण है? विघटित परिवार, समाज में भ्रष्टाचार, विद्यालय से भागना या फिर शिक्षक प्रशिक्षण में कमी। हमने कहा बाल अपराध का कारण पारिवारिक कारण कौन सा है दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, विघटित परिवार बाल अपराध का कारण बनता है। बालक के अपराधी बनने में पारिवारिक पर्यावरण उत्तरदायी होता है, यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है दोस्तों? बालक के अपराधी बनने में पारिवारिक पर्यावरण उत्तरदायी होता है, यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है दोस्तों? क्या है सही आंसर? हरलॉक, वैलेंटाइन, मर्फी या फिर हेडफील्ड। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, वो है हेडफील्ड। यदि एक बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है तो वह है, क्या है दोस्तों? अगर कोई बालक है कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पा रहा है, अपचारी है, पिछड़ा है, समस्याग्रस्त है या प्रतिभाशाली है, तो दोस्तों क्या है सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, वो पिछड़े बालक की श्रेणी में आता है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? मानसिक रूप से पिछड़े बालक है, कार्यों को मूर्त रूप से समझना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना, सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, कार्यों को मूर्त रूप से समझना। नृत्य, ड्रामा और शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है दोस्तों? विशिष्ट गुणों के विकास के लिए, व्यक्तित्व को ढालने के लिए, दबी और बर्दाश्त की जाने वाली अंतर्नाद के प्रकटीकरण के लिए, इनमें से सभी। क्या है दोस्तों सही आंसर हमारा? नृत्य, ड्रामा और शिल्प कला का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, इनमें से सभी का जो है प्रयोग इसके लिए किया जाता है, नृत्य, ड्रामा और शिल्प कला का। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, वर्तनी वाचन और गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है, किसकी है? धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की, सामान्य औसत अधिगमकर्ताओं की, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की या फिर अधिगम निर्योग्य बालकों की, किसकी है? वर्तनी वाचन और गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता जो है कौन सी बच्चों की विशेषता है? धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की, सामान्य औसत अधिगमकर्ताओं की, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की या फिर अधिगम निर्योग्य बालकों की। क्या है दोस्तों सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, अधिगम निर्योग्य बालकों की ये विशेषता है। कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? जो बच्चे कम गति से सीखते हैं उनके लिए अध्यापक क्या करेगा? टोली शिक्षण देगा, अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण देगा, प्रोत्साहन देगा, सभी कुछ करेगा। कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक क्या कर सकता है दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? तो चेक करिएगा, सही आंसर हमारा इनमें से सभी, वो ये सभी कार्य कर सकता है। टोली शिक्षण, अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण और प्रोत्साहन, ये सारे कार्य किए जा सकते हैं, इसलिए सारे सही हैं। निम्न में से कौन सा कारक मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं है?
हमने कहा मंद बुद्धि बालक जो है उसकी विशेषता नहीं है, उसकी गति सीखने की मंद होती है, शारीरिक दोष होता है, अमूर्त चिंतन का अभाव होता है और उसमें मौलिकता होती है। क्या होगा दोस्तों सही आंसर? दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, उसमें मौलिकता नहीं होती है। जो मंदबुद्धि बालक है उसकी सीखने की गति मंद होगी, कोई शारीरिक दोष भी हो सकता है और अमूर्त चिंतन का उसमें अभाव होता है, कल्पनात्मक शक्ति उसमें थोड़ी कम होती है। दोस्तों निम्न में से कौन कौन सी पिछड़े बालकों की समस्याएं होती हैं? दोस्तों कम शैक्षणिक योग्यता, संवेगात्मक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं या फिर इनमें से सभी? इनमें से कौन सी विशेषताएं हैं जो पिछड़े बालकों से संबंधित होते हैं? क्या है दोस्तों सही आंसर हमारा? तो चेक करिएगा, सही आंसर हमारा वो है नंबर 4। ये सारी होती हैं, कम शैक्षणिक योग्यता भी होती है, संवेगात्मक है, सामाजिक है, ये सारी समस्याएं पिछड़े बालकों की हो सकती हैं। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को झूठ बोलने की आदत है, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? इस प्रकार के व्यवहारिक प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों झूठ न बोलने के लिए कहेंगे, उसे सजा देंगे, उसकी अपेक्षा करेंगे, उसे विश्वास में लेंगे और परामर्श देंगे। दोस्तों क्या करेंगे? दोस्तों क्या होगा सही आंसर? तो चेक करिएगा, वो है नंबर 4, उसे विश्वास में लेंगे और परामर्श देंगे। दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ लाभ हुआ होगा। अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर लेना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लेना, क्योंकि रीट का कंप्लीट कोर्स केवल आपको यहीं पर मिल रहा है। दोस्तों मिलते हैं कल कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।